हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिविल मंत्रा। मेरा नाम राकेश पाठक है और मैं पढ़ा रहा हूँ मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। आज के इस लेक्चर में अगर हम लोग बात करने वाले हैं, देखो यूनिट 5th में ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यूनिट जो हमारा ये 5th है इसमें हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे जितनी भी सिलेबस है वो सारे के सारे क्या है, अपडेटेड सिलेबस हैं। ठीक है, ये कैसे हैं, अपडेटेड सिलेबस हैं 2025-26 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आज के लेक्चर्स में बात करेंगे प्लम्बिंग सर्विसेज के बारे में, जिसमें वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, सैनिटरी में सैनिटरी लाइंस एंड फिटिंग्स की बात करेंगे, देन वेंटिलेशंस की बात करेंगे, फंक्शनल रिक्वायरमेंट सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन के बारे में बात करेंगे, एयर कंडीशनिंग के बारे में बात करेंगे, इसकी आवश्यकता एंड प्रकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, टाइप्स के बारे में बात करेंगे। एकॉस्टिक में हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में, एकॉस्टिक डिज़ाइन के बारे में, फायर प्रोटेक्शन हो गया, फायर हजार्ड्स हो गया, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हम लोग बेसिक यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि जितना भी हमारा सिलेबस है सारा का सारा क्या है, चेंज हुआ है। पहले क्या था, हमारा जो सिलेबस था उससे जो हमारा सेशन 25-26 है इसमें पूरा का पूरा क्या है, यूनिट 5th स्पेशली मैं बताऊं तो पूरा का पूरा क्या है, चेंज देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और जितना भी हमारा सिलेबस है, ठीक है, अपडेटेड सिलेबस है AKTU के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ये सब क्या है AKTU के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट टॉपिक्स की, अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सैनिटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, फिर सैनिटरी लाइंस एंड फिटिंग्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले साथियों मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा जो खास ऑफर चल रहा है हमारे यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों। अभी आप यदि बंडल डील में जाकर के आप इनरोल करते हो तो वहाँ पे आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा साथियों। कितने का, 30% अराउंड। जो अभी आपको इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, कितने, 5 कोर्सेज, मतलब 5 सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके 4th सेमेस्टर में, चाहे आप सिविल के हो चाहे मैकेनिकल के हो, जो आपके 4th सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट आपके 3 हैं, 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, पूरे आपके 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। वो जाकर आप तुरंत इनरोल कर लीजिएगा साथियों। जो भी आपकी करंट प्राइस साथियों वो आपकी है 499, बट जैसे आप यहाँ पे ये कूपन कोड अप्लाई करते हो जो आपका एग्जाम 30 के नाम से है, वो तुरंत प्राइस घट के आप हो जाएगा 1000 अराउंड 60 रुपीज़ हो जाएगा, यहाँ पर 30% ऑफ हो जाएगा साथियों। तो ये काफ़ी प्राइस कम है साथियों। यहाँ पे आपके टैक्स इंक्लूडेड हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। 1060 में आप जाकर इनरोल कर लीजिएगा साथियों और आप अपने एग्जाम को भी बेहतर बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साथियों आपको मिलेंगे क्या क्या मिलेंगे, आपको ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करने का फायदा मिल जाएगा, आपको PDF पढ़ने का मौका मिल जाएगा। आप जानते हैं साथियों आपने पूरा भी क्लास नोट्स पूरी क्लास में PT दे देते हैं आपको पढ़ने के लिए। और साथ में आप यदि आप चाहते हो कि आपकी छोटी स्क्रीन, तो आप वेबसाइट पर जाकर के, जो हमारी UnicSeries.in वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के लैपटॉप या फिर अपने PC में भी आप एक्सेस कर सकते हो। उससे मोबाइल नंबर से लॉगिन करके पूरे कोर्स को बड़े स्क्रीन में भी देख सकते हो, अपने एग्जाम को बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हो। तो अभी जाइएगा यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों। अच्छा हाँ, कभी भी स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, तब क्या कोई ऑफर है क्या? तो साथियों मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, हाँ बिल्कुल ऑफर है। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पे जाइएगा, आपको यहाँ पे 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट पर 150 रुपीज़ ऑफ है। जाइएगा, इनरोल करिएगा। आपको कूपन कोड इनरोल करना है साथियों, वो आपको कूपन कोड डालना है आपको एग्जाम 150। जी हाँ, 150 जैसे आपके कूपन कोड अप्लाई करोगे उस सब्जेक्ट का 150 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। जो भी करंट प्राइस आपका 499 होगा वो घट करके आपको हो जाएगा 349 हो जाएगा। उसके बाद आप जाके इनरोल कर लीजिएगा साथियों। और अच्छी बात यह है साथियों कि आप इस कूपन कोड को आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि 3 बार आप जाकर के इसका फ़ायदा उठा सकते हो। मतलब ये टोटल बोले तो आपको यहाँ पर 450 रुपीज़ का ऑफ हो सकता है। यदि आप चाहते हो कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मुझे सभी पैक लेना है, कॉम्बो पैक लेना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो बंडल ऑफर का, जहाँ पे आपको 30% ऑफ मिलेगा। और तो इतना बेहतरीन लेक्चर पढ़ाया गया है, जैसे आपका इंजीनियरिंग में अगर बात करें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अंडरस्टैंड द मटेरियल की बात करें, सभी सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया साथियों। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। यदि आपको विश्वास ना हो साथियों तो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं वो जानते हैं साथियों कि यहाँ से पढ़े हुए कितने क्वेश्चन वो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर, आपके सीनियर अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितना बढ़िया से एग्जाम दे के आते हैं। तो आप उनसे भी राय ले लीजिएगा। बाकी आप अभी जाइए तुरंत सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाकर के अपने कोर्सेज को इनरोल कर लीजिए जितना जल्द हो पाए। ठीक है, तो अब बस आज इतना ही था साथियों। अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लम्बिंग सर्विसेज। ठीक है,
देखो वाटर अगर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें, हम लोग किसकी बात करें, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को, अल्टीमेट हमारा गोल ये होता है कि वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, बाई पाइप के द्वारा, वॉल्व के द्वारा, फिटिंग के द्वारा, पंप के द्वारा, ठीक है, और क्लीन वाटर को एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक हमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन हमें वाटर का करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि देखो एक चीज़ वर्ड यूज़ होगा यहाँ पे पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है पोर्टेबल, ठीक है, देखो पोर्टेबल का मतलब होता है यहाँ पे फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर यानी ड्रिंकेबल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, पीने योग्य। देखो अगर बात करें यहाँ पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लम्बिंग सर्विसेज में, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लम्बिंग रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ पाइप। देखो ये क्या होता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने बताया कि आपका पाइप क्या होता है, इसमें पाइप एक सिस्टम होता है, वॉल्व लगी होती है। देखो इनके बारे में फिगर भी, इमेज भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। इमेज हो गया, फिटिंग्स हो गई, पंप हो गया, एंड स्टोरेज टैंक्स दैट इज डिजाइंड टू डिलीवर, ध्यान से समझना, क्लीन, क्लीन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पोर्टेबल वाटर की बात हो रही है, ठीक है, एंड प्रेशराइज्ड वाटर फ्रॉम सोर्स। सोर्स क्या है, म्यूनिसिपल सप्लाई हो सकती है, बोरवेल हो सकता है, स्टोरेज टैंक हो सकता है, टू वेरियस आउटलेट्स एंड फिक्चर, ठीक है, एंड फिक्चर्स विद इन अ बिल्डिंग और प्रॉपर्टी। दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग पोर्टेबल ड्रिंकेबल वाटर टू ऑल पॉइंट यूज सच एज। देखो अब ये वाटर कहाँ पे सप्लाई होगा, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जहाँ पे ये जो भी हमारा ड्रिंकेबल या फ्रेश वाटर होगा वो वहाँ पे सप्लाई होगा। लाइक दैट देखो यहाँ पे क्या है, वॉश बेसिन हो सकती है, टॉयलेट्स, शॉवर्स, किचन सिंक्स होगा, वॉशिंग मशीन्स के लिए, एंड वाटर हीटर ETC के लिए क्या होगा, ये सारे हमारे वाटर्स यूज़ में आएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जितने भी हमारे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लम्बिंग सर्विसेज है, बेसिकली इनका गोल ये है कि हमें डिफरेंट क्लोज, अगर मैं बताऊं लूप या फिर मैं ओपन चैनल की बात करूं, तो उसके थ्रू हमें वाटर को क्या करना होता है, सप्लाई करना होता है, और पोर्टेबल वाटर, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होगा कि सैनिटरी लाइन्स एंड फिटिंग्स। देखो सैनिटरी में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, जैसे ये लेटेस्ट सपोज कि ये हमारा क्या है, घर है, मान लो घर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे टॉयलेट्स है, ठीक है, यहाँ पे किचन हो गया, मान लो ये किचन हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे रूम नंबर 1 हो गया, रूम नंबर 2 हो गया, इस तरीके का। तो हमें क्या करना होता है कि इसके अंडरग्राउंड में हम लोग क्या करते हैं, पाइप को बिल्कुल ऐसे फ्लो कर देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिंक का पानी हो गया, ठीक है, सिंक हो गया, बेसिन हो गया, ठीक है। तो जितने टाइप्स के क्या होते हैं कि हमारे वाटर्स जो रिलीज होते हैं, ठीक है, ये वेस्टेज होते हैं, ठीक है, जो ओवरफ्लो होती है वाटर, वो क्या होती है, एक क्लोज लूप के द्वारा, एक क्लोज पाइप के द्वारा क्या होती है, घर से बाहर होती है, ठीक है, एग्जिट होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि सैनिटरी लाइन्स एंड फिटिंग्स करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के पाइप यूज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बेंड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपने अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो घरों में, अगर आप लोगों के घरों में अगर यहाँ पे सैनिटरी अगर यूज़ हुआ है, सैनिटरी आपने फिटिंग्स को देखा होगा, तो यहाँ पे आपने सैनिटरी फिटिंग में अगर बात करें तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री यूज़ किया होगा, ठीक है। 90 डिग्री क्या होता है, जैसे लेटेस्ट सपोज कि एक यहाँ पे हमारी पाइप आ रही है, यहाँ से हमें इस डायरेक्शंस में क्या करना है, वाटर को फ्लो कराना है, देन वी यूज़, ठीक है, 90 डिग्री बेंड, ठीक है। दूसरा क्या है, 90 डिग्री क्विक रिलीज एल्बो हो गया, 180 एल्बो हो गया। इसको देखो ये टी शेप का है तो इसको टी बोला जाता है, ठीक है, इसको टी बोला जाता है, ठीक है। 180 एल्बो हो गया, ठीक है, ये भी टी हो जाएगा। इसको बोलते हैं 4 वे, ठीक है, एक वे इधर से है, एक वे इधर से है, एक वे इधर से है, एक इधर से है, ठीक है। तो देखो जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये जितने भी यहाँ पे हमारे क्या है सिस्टम्स, जितने भी हमारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हैं, वो सारे के सारे सैनिटरी फिटिंग्स हमारे क्या होते हैं, यूज़ होते हैं सैनिटरी में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि सैनिटरी प्लम्बिंग रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ पाइप एंड फिटिंग, यही होता है, यूज टू कैरी वेस्ट वाटर एंड सीवेज फ्रॉम, ठीक है, फिक्चर लाइक टॉयलेट हो गया, सिंक हो गया, शावर हो गया, टू द सीवर और सेप्टिक सिस्टम, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे बात करते हैं सैनिटरी लाइन की। सैनिटरी लाइन्स में जैसे हो गया सॉइल पाइप हो गया, वेस्ट पाइप हो गया, वेंट पाइप हो गया, ड्रेनेज पाइप हो गया, ठीक है। देखो सॉइल पाइप क्या होती है, जैसे लेटेस्ट सपोज कि ये हमारा घर है, ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हमारा क्या है टॉयलेट्स है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा, ठीक है, यहाँ से एग्ज़िट होता है, ठीक है, ये पाइप है। अगर इस पाइप से क्या होता है कि ये जो हमारा क्या है टॉयलेट्स कनेक्ट है, ठीक है, तो ये क्या होती है कि कैरीज वेस्ट फ्रॉम टॉयलेट्स, ये क्या होती है कि जो हमारी वेस्ट होती है टॉयलेट से उसको कैरीज करती है, ठीक है, इसको हम लोग सॉइल पाइप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वेस्ट पाइप की, वेस्ट पाइप क्या है, कैरीज वेस्ट वाटर फ्रॉम बाथ हो गया, सिंक हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ETC, ठीक है। बेंड पाइप क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, रिलीज गैसेज एंड मेंटेन प्रेशर इन द ड्रेनेज सिस्टम। देखो हमें क्या होता है कि गैसेस को रिलीज करने के लिए, यहाँ पे करने के लिए P यहाँ पे ट्रैप, S ट्रैप को यूज़ किया जाता है, ठीक है, P ट्रैप और S ट्रैप। ये क्या होता है कि कुछ इस तरीके का होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा फंक्शन होता है कि यहाँ पे इसके पीछे ये क्या है कि जो वाटर है ना, ये बैकफिल में जो वाटर है, इस वाटर को क्या किया जाता है, रोका जाता है। क्यों रोका जाता है, इसलिए क्योंकि इस जो हमारी क्या है जो वेस्ट वाटर पाइप है, ये जो आगे जा रही है, इसके गैस को क्या है कि ये ओवरफ्लो मतलब पाइप के ऊपर ना है, ठीक है, क्योंकि स्मेल करेगा, इसलिए इस तरीके का फिटिंग्स होता है जो क्या करती है, गैस को मेंटेन करके रखती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात आती है सैनिटरी फिटिंग्स की। सैनिटरी फिटिंग्स में देखो ट्रैप्स की बात करें तो P और S ट्रैप होता है। ये गैसेस के लिए क्या होता है, बेसिकली यूज़ होता है, प्रिवेंट सीवर गैसेस फ्रॉम एंटरिंग द होम बाई होल्डिंग वाटर। दूसरा क्या है, बेंड्स लाइक 90 डिग्री 45 डिग्री ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अलाउ डायरेक्शनल चेंजेस इन पाइप, अगर हमें क्या करना है, लेटेस्ट सपोज कि एक पाइप ये जा रही है, अब इस पाइप को हमें इधर भी ऐसे ले जाना है और इधर भी ले जाना है, तो यहाँ पे हमें वाई ट्रैप का यूज़ करना पड़ेगा, वाई बेंड का, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो ये 45 हो गया, ठीक है। अगर मैंने बताया था यहाँ पे कि अगर एक पाइप ऐसे जा रही है, अगर मुझे इसको 90 डिग्री पे बेंड करना है तो यहाँ पर 90 डिग्री यूज़ होगा, ठीक है, बेंड होगा। क्लीन आउट्स प्रोवाइड एक्सेस फॉर क्लीनिंग ब्लॉकेज इन द लाइन, ठीक है। ब्रांच लाइन क्या है, कनेक्ट इंडिविजुअल फिक्सचर्स टू द मेन सॉइल वेस्ट लाइन। इसके बाद आता है, इसके बाद देखो यहाँ पे T जॉइंट या Y जॉइंट, ये क्या होता है, मल्टीपल लाइंस को, ठीक है, हम लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है, सिंपल सा है। जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो हमारा Y है, ठीक है, ये क्या है, Y है। अब इसमें क्या हुआ, देखो यहाँ से एक पाइप आया, फिर यहाँ, अब हम चाहे तो यहाँ से फिर एक Y लगा सकते हैं, मल्टीपल लाइंस यहाँ पे हम बिछा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, डिफरेंट टाइप्स के सैनिटरी फिटिंग्स हैं जो हमारी क्या होती हैं, यूज़ होती हैं, ठीक है, सैनिटरी में। अब देखो बात होगी किसकी, वेंटिलेशंस की। वेंटिलेशंस देखो क्या होता है कि जब हम लोग रूम बनाते हैं, जब आर्किटेक्ट क्या होता है, डिज़ाइन करता है, तो सबसे पहले यही देखता है कि हमारा जो क्या वो करता है, सबसे पहले क्या होता है, वो डायरेक्शंस बनाता है, ठीक है। वो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ये देखता है कि जो हमारी विंड है वो किस साइड ज़्यादा चलती है और हमें किस तरीके से नेचुरल वेंटिलेशन करना है। जिधर नेचुरल वेंटिलेशन पॉसिबल नहीं है वहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेशन होगा, यानी वहाँ पे पंखे लगाए जाएंगे, एग्जॉस्ट होगा, डक्ट होगा, ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ होगा। तो देखो बेसिकली वेंटिलेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे रूम में फ्रेश एयर को इंटर कराना और जो रूम की जो क्या है कि हॉट जो एयर है उसको बाहर रिलीज़ करना, वो चाहे नेचुरल प्रोसेस से हो चाहे वो मैकेनिकल प्रोसेस से हो। तो वेंटिलेशंस क्या है, देखो अगर देखो यहाँ पे वेंटिलेशंस की मैं बात करूँ तो वेंटिलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग फ्रेश एयर, ध्यान से समझना, फ्रेश एयर को सप्लाइंग करना एंड रिमूविंग स्टेल एयर फ्रॉम एन इंडोर स्पेस टू इंश्योर कंफर्ट, एयर क्वालिटी एंड हेल्थ। इट प्लेज अ की रोल इन कंट्रोलिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी हो सकती है, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, नमीपन, ठीक है, सैचुरेशंस की बात हो रही है, ऑर्डर, स्मोक, हीट, डक्ट, ठीक है, डस्ट हो गया, एयरबोर्न बैक्टीरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम, देखो इसलिए यहाँ पे है ना एयरबोर्न बैक्टीरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि अगर वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा ना तो हमारे रूम में क्या होगा कि
वहाँ पे डिजीज़ भी, देखो स्किन प्रॉब्लम भी होने लगती है, बैक्टीरिया फंगस वगैरह वहाँ पे जनरेट होने लगते हैं, इसलिए वेंटिलेशन का बहुत रोल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि वेंटिलेशन को हमने नेचुरल वेंटिलेशन और दूसरा क्या है मैकेनिकल वेंटिलेशन, दो पार्ट में इसको कैटेगराइज किया हुआ है। नेचुरल वेंटिलेशन उसको बोलते हैं, ध्यान से समझना मेरे भाई, जहाँ पे कोई एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ, जहाँ पे कोई डक्ट नहीं लगा हुआ है। मैं बताता हूँ डक्ट क्या है, जहाँ पे कोई वेंट्स नहीं है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वेंटिलेशन को कंट्रोल इसके बिना नहीं कर पाएंगे। यानी मैकेनिकल वेंटिलेशंस के द्वारा ही हम रूम में एयर को फ्लो करा पाएंगे, अदरवाइज नहीं करा पाएंगे। तो देखो जैसे नेचुरल वेंटिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विंडो लगा देते हैं, ठीक है, खिड़की से हवा आती है, नेचुरल, ठीक है। दूसरा क्या है, वेंट्स। वेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये क्या है, रूम है, तो इस रूम में क्या होता है, सर्कुलर इस तरीके का क्या करते हैं हम लोग, ओपनिंग छोड़ देते हैं, ठीक है। या जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वेंटिलेशंस यहाँ पे क्या करते हैं, कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्लैब से सटा हुआ, तो वो क्या करता है, वो भी एक तरह से वेंटिलेशन का काम करता है। इसके बाद क्या है, साफ्ट टू अलाउ एयर फ्लो बाय नेचुरल फोर्सेस। इसके बाद साफ्ट भी यूज़ होता है, ठीक है, साफ्ट के थ्रू ही क्या होती है, साफ्ट लाइक पाइप होती है, उसके थ्रू भी क्या होता है, नेचुरल हवा रूम में आती है, ठीक है, हाउस में। कॉस्ट इफेक्टिव होता है लेकिन लेस कंट्रोलेबल होता है, इसलिए होता है क्योंकि कंट्रोल हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है, नेचुरल है। अब मैं विंडो में ये थोड़ी करूँगा, पकड़ के लाऊंगा और हवा अपने रूम में भेजूंगा, ठीक है, नहीं, उसके लिए हमें मैकेनिकल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मैकेनिकल की बात करें तो जैसे फ़ैन हो गया, डक्ट हो गया। देखो डक्ट क्या होता है, आप लोगों एग्ज़ाम देने जाते होंगे तो देखो एसी का, जैसे ये है क्या है, जैसे मान लो ये छत है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे करके पाइप की फिटिंग होती है क्लोज, ठीक है। इस पाइप के थ्रू क्या होता है, इसको हम डक्ट बोल रहे हैं, इस डक्ट के थ्रू क्या होता है, फ्रेश एयर को रूम के अंदर, हॉल के अंदर, घर के अंदर इंटर कराया जाता है, ठीक है, तो इसको हम डक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। और वेंट्स मैंने बताया, जैसे ये रूम है, इस स्लैब से सटे हुए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेंटिलेशंस प्रोवाइड करते हैं, तो इसको हम डक्ट बोल रहे हैं, ठीक है, टू कंट्रोल एयर फ्लो। इसमें इंक्लूड होता है जैसे एग्जॉस्ट सिस्टम हो गया, दूसरा सप्लाई सिस्टम, बैलेंस सिस्टम। देखो पुश एयर आउट, हम लोग क्या करते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम से हम लोग जो भी एयर होती है कमरे के अंदर, रूम के अंदर, कहीं पे भी, उसको हम लोग बाहर करते हैं, हॉट एयर को। और फिर क्या होता है, सप्लाई सिस्टम का मतलब ये फ्रेश एयर को एयर इन करते हैं, ठीक है, अंदर लेते हैं, ठीक है, रूम के अंदर, बाहर फ्रेश वाटर को। और बैलेंस सिस्टम में क्या होता है कि बोथ अप्लाई, एग्जॉस्ट ऑब्टेन विथ हीट रिकवरी, एग्जॉस्ट को हीट रिकवरी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात आती है तीसरा हाइब्रिड मोड में। देखो हाइब्रिड में दोनों चीज़ होगा, नेचुरल भी होगा और प्लस मैकेनिकल सिस्टम भी यूज़ होगा, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मिक्स मोड वेंटिलेशन बोलते हैं, टू ऑप्टिमाइज कंफर्ट एंड एनर्जी यूज़, ठीक है। अब बात करते हैं एयर कंडीशनिंग की। देखो एयर कंडीशनिंग क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम में ऑलमोस्ट सभी के घरों में यूज़ होता है, इसलिए यूज़ होता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत बढ़ता जा रहा है, देख रहे होगे गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एयर कंडीशनिंग का यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है और करते भी हैं, ठीक है, ऑफिस वगैरह में सबसे ज़्यादा होता है। तो एयर कंडीशनिंग इज़ कंट्रोलिंग ऑफ एयर टेम्परेचर, एयर के टेम्परेचर को कंट्रोलिंग करता है, ह्यूमिडिटी, प्योरिटी, नॉइज़ फ्री होता है एंड फ्लो रेट एट अ सर्टेन प्लेस टू प्रोड्यूस अ कंफर्ट जोन। एयर कंडीशनिंग सिस्टम आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग इंडोर कंफर्ट। ये क्या होता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि घरों के अंदर का जो टेम्परेचर होता है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है, इंडोर कंफर्ट करता है। एंड स्पेशली इन रीजन विथ हॉट क्लाइमेट लाइक लखनऊ उत्तर प्रदेश हो गया, अंडरस्टैंडिंग द इसेंशियल एंड, ऐसा नहीं कि केवल लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, हर जगह हो गया, राजस्थान में भी अच्छा खासा टेम्परेचर है, एमपी हो गया, ठीक है ना, साउथ में हो गया। Various types of air conditioning system can help you make informed decision for your home और ऑफिस। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, उनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज़ आ गई, थर्मल कंफर्ट। बिल्कुल थर्मल से कंफर्ट मिलता है। कंडीशन ऑफ माइंड दैट एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन विद द थर्मल इन्वायरमेंट, हाई टेम्परेचर, ठीक है, एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिलती है, रिड्यूस थर्मल कंफर्ट एंड इंडोर एयर क्वालिटी। तो एयर से यही तो फ़ायदा होता है, ठीक है,
यही तो हमारा क्या है, यही तो हम कह सकते हैं कि यही तो प्रॉफिट है हमारा, ठीक है। टाइप ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इसमें हम लोग सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की बात करेंगे। देखो, अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम दैट कूल एयर एट सेंट्रल लोकेशन, ध्यान से समझना, एट सेंट्रल लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स वेरियस रूम बाय डक्ट वर्क, ठीक है। मैंने बताया अभी डक्ट वर्क क्या होता है, कि ये क्या होता है, बेसिकली सीलिंग्स में आपके एक पाइप ऐसे प्रोविज़न होता है, एक डक्ट होता है, इसी के थ्रू क्या होती है, फ्रेश एयर को पाइप के थ्रू जो क्या होती है, एक कम डाया की होती है, उसी के थ्रू हम लोग एयर सर्कुलेशन को करते हैं, फ्रेश एयर सर्कुलेशन को, ठीक है, डक्ट वर्क। देखो, सेंट्रल एयर कंडीशन क्या होता है, बेस्ड होता है फॉर लार्ज होम कॉमर्शियल स्पेस रिक्वायर यूनिफॉर्म कूलिंग। ये देखते होगे कि जितने भी बड़े ऑफिसेस वगैरह होते हैं, कॉमर्शियल जो हमारे बैंक वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। एफिशिएंट फॉर होल हाउस कूलिंग, क्वाइट ऑपरेशन, हाई, देखो इसमें क्या होगा कि हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट आएगी और रिक्वायर्ड डक्ट वर्क होगा, ठीक है, डक्ट वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, तभी यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म हमारा जो कूलिंग है वो हो पाएगा लार्ज स्पेस में, ठीक है। दूसरा क्या होता है, डक्टलेस मिनी स्प्लिट सिस्टम। डक्टलेस मिनी स्प्लिट सिस्टम, इसमें ये होता है कि कंसिस्ट ऑफ एन आउटडोर कंप्रेशर लगाया जाता है एंड वन और मोर इंडोर एयर हैंडलिंग यूनिट होती है। एयर हैंडलिंग यूनिट का मतलब जैसे स्प्लिट एसी होती है, ठीक है ना, उसका कंप्रेशर बाहर होता है और जो हमारी क्या होती है, जो एसी होती है, ठीक है, इंडोर हैंडलिंग यूनिट होती है, वो अंदर हो जाती है, ठीक है, जहाँ से फ्रेश एयर रिलीज होता है। देखो ये क्या होता है, बेस्ट फॉर होम विदाउट एग्जिस्टिंग डक्टवर्क फॉर रूम स्पेसिफिक कूलिंग। एनर्जी की बात करें तो एफिशिएंट इंडिविजुअल रूम कंट्रोल के लिए है, हायर अपफ्रंट कॉस्ट पर यूनिट विजिबल इंडोर यूनिट। अब थर्ड हो गया विंडो एयर कंडीशनर। देखो ये भी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, विंडो एसी। ये क्या होती है, सेल्फ कंटेंट यूनिट इंस्टॉल इन अ विंडो और थ्रू अ वॉल, कूलिंग सिंगल रूम और स्मॉल स्पेस। देखो ज़्यादा एरिया को ना, ये जो विंडो एयर कंडीशनर होती है, ये बहुत बड़े लार्ज एरिया को, कॉमर्शियल एरिया को नहीं कवर कर पाती है, या फिर हमें नंबर ऑफ विंडो एसी लगाने पड़ेंगे। एफोर्डेबल है, इजी टू इंस्टॉल है, ऑब्स्ट्रक्शन विंडो व्यू है, लेस एफिशिएंट फॉर लार्ज स्पेस। इसके बाद आता है नेक्स्ट जियोथर्मल हीटिंग एंड कूलिंग। ये क्या है, यूटिलाइज द अर्थ स्टेबल अंडरग्राउंड टेम्परेचर टू हीट एंड कूल योर होम। ये क्या है, लॉन्ग टर्म एनर्जी सेविंग है, इको फ्रेंडली होम है, हाई एफिशिएंट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, हाई इंस्टॉलेशन चार्ज लगेगा, रिक्वायर सिग्निफिकेंट लैंड की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आता है एकॉस्टिक एब्जॉर्प्शन। देखो एकॉस्टिक एब्जॉर्प्शन समझना मेरी बात को, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे साउंड एनर्जी की, कि साउंड क्या है, कि जैसे हमारा साउंड एब्जॉर्ब हुआ और साउंड का मीडियम क्या हुआ, एक प्राइमरी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि एकॉस्टिक एब्जॉर्प्शन रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब साउंड एनर्जी, ठीक है, कन्वर्टिंग इट इनटू अदर फॉर्म, प्राइमरली हीट हो गया, दस रिड्यूसिंग द साउंड लेवल इन अ स्पेस। डेफिनेटली जब ये क्या करेगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करेगा, ये कन्वर्ट होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि प्राइमरली हीट प्रोड्यूस होगा एंड दस रिड्यूसिंग द साउंड लेवल इन अ स्पेस। किसी भी स्पेस में, ठीक है ना, साउंड एनर्जी लेवल को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज क्रूशियल फॉर कंट्रोलिंग acoustic, preventing echo and creating comfortable listening environment. It's the process by which material convert incoming sound energy into heat or transmit it elsewhere rather than reflecting it back into the room. Frequency and angle dependence, ठीक है। देखो absorption varies with sound frequency and angle of incidence as different material respond differently across the spectrum. अब बात होती है एकॉस्टिक डिज़ाइन की। एकॉस्टिक डिज़ाइन की बेसिकली हम लोग क्या यहाँ पे बात करते हैं कि एकॉस्टिक डिज़ाइन इन बिल्डिंग इन्वॉल्व क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट विथ ऑप्टिमल साउंड क्वालिटी। ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या है कि इन्वायरमेंट में हम क्रिएट करते हैं एक ऑप्टिमल, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक है,
optimal sound quality and noise control ensuring clarity, comfort and pleasant experience। ध्यान समझना, साउंड कैसा हो, प्लेजेंट हो, ठीक है। फॉर ऑक्यूपेंट्स दिस इज अचीव्ड थ्रू स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ आर्किटेक्चरल एलिमेंट दैट मैनेज साउंड ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन। जैसे होम थिएटर वगैरह हो गया, वहाँ पे क्या होता है कि इको का बहुत ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। अब देखो फायर हजार्ड्स, ठीक है। अब देखो फायर हजार्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो ये भी क्या है कि बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, ठीक है। अब फायर हजार्ड्स इज एनी कंडीशन और सिचुएशन दैट इंक्रीज द likelihood of a fire starting or poses a significant risk in the event of fire। देखो है क्या फायर हजार्ड्स, क्या है अल्टीमेटली एक तरह से कह सकते हैं कि इवेंट ऑफ ए फायर है, ठीक है। दिस includes a wide range of factors such as flammable material, electrical malfunction, inadequate fire safety measurement, ये रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। मेलफैक्शंस हो सकते हैं, इनएडिक्वेट फायर सेफ्टी हो सकता है मेजर, एंड ह्यूमन नेग्लिजेंस क्या हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड मिटिगेटिंग, ठीक है, कम करते हैं। फायर हजार्ड्स इन क्रूशियल इन बोथ रेसिडेंस एंड कॉमर्शियल सेटिंग टू इंश्योर सेफ्टी एंड प्रिवेंट प्रॉपर्टी डैमेज। इफेक्टिव फायर हजार्ड्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व रेगुलर रिस्क असेसमेंट, अडियरेंस टू सेफ्टी रेगुलेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ फायर डिटेक्शन एंड ठीक है सेपरेशन सिस्टम एंड पब्लिक एजुकेशन अबाउट फायर प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फायर हजार्ड्स के बारे में देखा। देखो यहाँ पे बात करेंगे कि फायर रेजिस्टेंस मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक आर इसेंशियल फॉर इन्हेंसिंग बिल्डिंग सेफ्टी बाय डीलिंग फायर स्प्रेड एंड मेंटेनिंग स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ड्यूरिंग फायर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, अब हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ फायर रेजिस्टेंस, ठीक है। टाइप ऑफ फायर रेजिस्टेंस, नॉन कंबस्टिबल मटेरियल, देखो दो टाइप्स के हैं, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। हमने क्या कहा कि टाइप्स ऑफ फायर रेजिस्टेंस में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, एक सेकेंड जस्ट देखिए। दीज मटेरियल, देखो नॉन कंबस्टिबल मटेरियल की बात कर रहे हैं। दीज मटेरियल डू नॉट बर्न सच एज कॉन्क्रीट हो गया, कॉन्क्रीट नहीं बर्न होती, ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया, जिप्सम बोर्ड हो गया, लिमिटेड कंबस्टिबल मटेरियल, ठीक है। दीज मटेरियल, अब देखो इसके बाद क्या है, लिमिटेड कंबस्टिबल मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो these material have some degree of combustibility but are not readily flammable, such as certain wood types and steel with fireproofing. Fire resistance coating and treatment, these are applied to combustible material to enhance their fire resistance, such as, ठीक है, intumescent paint हो गया, coating हो गया, and borate solution फॉर ट्रीटेड सेलुलोज इंसुलेशन। ये क्या है, फायर रेजिस्टेंस कोटिंग एंड ट्रीटमेंट्स में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, सेलुलोज इंसुलेशंस की। अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ फायर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ फायर रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ फायर रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन में बेसिकली हम लोग यहाँ पे टाइप के अकॉर्डिंग इसको 4 टाइप में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। समझना मेरी बात को, हम लोग क्या करते हैं कि टाइप ऑफ फायर रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन में टाइप के अकॉर्डिंग इसको हम लोग 4 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एंड फर्स्ट वन इज़ फायर प्रूफ, सेकेंड वन इज़ नॉन कंबस्टिबल, ऑर्डिनरी एंड टिम्बर। देखो है क्या, फायर प्रूफ यूजेज नॉन कंबस्टिबल मटेरियल फॉर ऑल स्ट्रक्चर एलिमेंट, प्रोवाइड्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ फायर रेजिस्टेंस। देखो ये क्या है कि सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ फायर रेजिस्टेंस है, ठीक है, टाइपिकली कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। दूसरा क्या है, नॉन कंबस्टिबल, देखो यूज नॉन कंबस्टिबल मटेरियल बट विथ अ लोअर लेवल ऑफ फायर रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे क्या था, फायर प्रूफ में हाईएस्ट लेवल ऑफ फायर रेजिस्टेंस था, नॉन कंबस्टिबल में क्या है, लोअर लेवल ऑफ फायर रेजिस्टेंस देन टाइप फर्स्ट।
ऑफ्टन प्राय क्या होता है, स्टील कंस्ट्रक्शन विथ विदाउट फायर प्रूफिंग। ऑर्डिनरी में क्या है, कंबाइंस नॉन कंबस्टिबल और लिमिटेड कंबस्टिबल एक्सटीरियर वॉल हो गया, एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट विथ कंबस्टिबल इंटीरियर एलिमेंट्स लाइक वुड हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फोर्थ, टिम्बर यूटिलाइज सॉलिड और लेमिनेटेड वुड फॉर इंटीरियर स्ट्रक्चर एलिमेंट, रिक्वायर स्पेसिफिक डायमेंशनल रिक्वायरमेंट फॉर बीम कॉलम एंड अदर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया कि फायर रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शंस के ये टाइप थे, ध्यान रखना ये टाइप के अकॉर्डिंग थे। ठीक है ना, ये 4 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ठीक है, इस तरीके से। अब आता है मोर्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोर्टार क्या होता है, मोर्टार सर मैं जानता हूँ चाहे सीमेंट हो, सीमेंट हो जाए चाहे लाइम हो जाए। ठीक है, मैं लाइम लिख देता हूँ, सीमेंट हो चाहे लाइम हो। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर सैंड मिला दें, यानी फाइन एग्रीगेट बोल सकते हैं, प्लस H2O मिला दें, तो ये हमारा क्या बन जाता है, मोर्टार बन जाता है। सीमेंट टाइप्स ऑफ मोर्टार भी पढ़ेंगे कि सीमेंट मोर्टार, मड मोर्टार, लाइम मोर्टार। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो मोर्टार क्या है, मोर्टार इज टर्म विच इज यूज्ड इन डिस्क्राइब द पेस्ट ऑब्टेन बाय एडिंग ऑफ वाटर इन मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल लाइक सीमेंट हो गया, लाइम एंड एग्रीगेट लाइक सैंड टू अ डेफिनिट प्रपोर्शन। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मसाला। ठीक है, द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड में also be preferred as matrix and the aggregate used may also be preferred as adulterant. Hence mortar is a mixture of matrix हो गया plus adulterant हो गया। अब बात होती है प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मोर्टार। गुड मोर्टार की क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, देखो यार ये लिख सकते हो, कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है, कैपेबल फॉर डेवलपिंग गुड एडिशन। मोर्टार क्या है, गुड एडिशन के लिए कैपेबल होना चाहिए। ठीक है, with the building units such as brick, stone, etc. It should be capable for developing the designed stresses. It should be capable for resisting penetration of rain water. It should be cheap होना चाहिए, durable होना चाहिए, easily workable होना चाहिए. It should not affect the durability of material with which it come into. ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद टाइप ऑफ मोर्टार। अब मोर्टार भी क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे 4 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला हमारा है बल्क डेंसिटी, काइंड्स ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, नेचर ऑफ एप्लीकेशन, स्पेशल मोर्टार। ठीक है, बल्क डेंसिटी, अकॉर्डिंग टू बल्क डेंसिटी ऑफ मोटार ड्राई स्टेट द मोटार आर 2 टाइप्स। देखो इसमें एक हैवी है और एक लाइट वेट है। बल्क डेंसिटी अगर मोर देन है, ठीक है, अगर ग्रेटर देन है 1500 kg पर मीटर क्यूब, तो ये क्या है हमारा, ये हैवी है। ठीक है, हैवी मोटार है। ठीक है, और अगर यही लाइट वेट की बात करें, लाइट वेट मोटार की बात करें, तो ये क्या है, लेस देन 1500 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, काइंड्स ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द काइंड्स ऑफ बाइंडिंग मटेरियल सेवरल फैक्टर ऑफ सच एज एक्सपेक्टेड वर्किंग कंडीशन, हार्डनिंग टेम्परेचर, मॉइस्चर कंडीशन etc शुड बी कंसिडर्ड। द मोटार आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरी। मड मोटार हो गया। मड का मतलब क्या हुआ, देखिए जो मड में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी फाइन क्ले होती है, ठीक है ना, क्ले होती है, क्ले को हम लोग क्या करते हैं, पानी मिला लेते हैं। और देखो जो टेम्परेरी वर्क होता था, जैसे पहले के ज़माने में ईंटा वगैरह जुड़ाई होती थी, वो मड मोटार से ही होती थी। ये वीक होता है, लेकिन टेम्परेरी क्या होता है कि बहुत इकोनॉमिकल होता है, इसलिए ये क्या है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग बना देते थे। और आज भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स के लिए मड मोटार का यूज़ होता है। हम लोग क्या करते हैं कि द पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सुटेबल क्ले हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया।
द सॉइल विच इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग मड मोटर शुड बी फ्री फ्रॉम ग्रास पेबल्स etc। ठीक है, देखो पेबल्स किसको बोलते हैं? पेबल्स वो बोलते हैं, जैसे अगर मैं स्पेशली मैं बात करूँ, जैसे नदी वगैरह हो गया, रिवर वगैरह हो गया, उसके साइड में देखोगे पत्थर मिलते हैं। वो पत्थर कैसे होते हैं? बिल्कुल फिनिश्ड होते हैं, चिकना चिकना होते हैं, उस पत्थर को पेबल्स बोला जाता है। ठीक है, दिस आर द चीपेस्ट मोटार बट वी, ठीक है, वीकेस्ट इन द स्ट्रेंथ, ये सबसे कमज़ोर होता है, ये तो मैंने बताया आपको। These मोटार आर यूज फॉर ब्रिक वर्क फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग और प्लास्टरिंग वर्क इन रूरल एरियाज। दूसरे क्या है? लाइम मोटार। देखो लाइम मोटार में मैंने यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा डिटेल्स में जाने की कोशिश की है। यहाँ पे लाइम के बारे में, सुर्खी के बारे में यहाँ पे मैंने डिटेल्ड यहाँ पे क्या किया है, एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं, बाकी मैं आपको बताता हूँ एक वर्ड। लाइम मोटार, it is types of mortar composed of lime and aggregate such as sand mixed with water। in this mortar lime is used as binding material। देखो लाइम मोटर का मतलब है लाइम यूज़ कर लो, उसमें सैंड मिला दो, प्लस उसमें पानी मिला दो, बन गया लाइम मोटार। लाइम हो गया तो लाइम, अगर यहाँ पे सीमेंट कर दोगे तो सीमेंट मोटार हो गया। लाइम में भी फैट और हाइड्रोलिक लाइम। लाइम क्या होता है? कई टाइप्स की होती हैं। फैट लाइम होता है, हाइड्रोलिक लाइम होता है, सेमी हाइड्रोलिक लाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फैट लाइम मोटार जो है इस रेशियो में, एंड हाइड्रोलिक लाइम मोटार में भी यूज्ड 1:2 बाई वैल्यू। ये क्या है? हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, CaCO3। जब इसमें हम लोग हीट का मतलब यहाँ पे क्या है? पानी, मतलब इसमें पानी डालते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, प्लस CO2 क्या होती है? बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है? चूना बच जाता है। ठीक है, द पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लाइम एंड सैंड और सुर्खी सुटेबल प्रोपोर्शन इन एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, इन सुर्खी इट इज़ टू बी एडेड इन लाइम मोटार द इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सैंड एंड सुर्खी शुड बी मिक्सड विथ लाइम। ये तो मैंने बताया था कि हमें क्या होता है कि सुर्खी टू बी एडेड किया जाता है लाइम मोटार इक्वल प्रोपोर्शन में, यानी सैंड और सुर्खी को बराबर बराबर, यानी जैसे 1:1 है तो सैंड और सुर्खी क्या है? दोनों का प्रोपोर्शन सेम ही होगा। ठीक है, दीज मोटार आर, ठीक है, inferior to cement mortar in strength as well as water tightness। These mortars should not be used in underground work, ठीक है, as they sit in the presence of carbon dioxide and break up in damp conditions। This type is used construction work above ground level, ठीक है ना, exposed condition की बात हो रही है। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले साथियों मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा जो खास ऑफर चल रहा है हमारे यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों। अभी आप यदि बंडल डील में जाकर के आप इनरोल करते हो तो वहाँ पे आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा साथियों। कितने का? 30% अराउंड। जो अभी आपको इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे। कितने? 5 कोर्सेज, मतलब 5 सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके 4th सेमेस्टर में, चाहे आप सिविल के हो चाहे मैकेनिकल के हो, जो आपके 4th सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट आपके 3 हैं, 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, पूरे आपके 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। वो जाकर आप तुरंत इनरोल कर लीजिएगा साथियों। जो भी आपकी करंट प्राइस साथियों वो आपकी है 499, बट जैसे आप यहाँ पे ये कूपन कोड अप्लाई करते हो जो आपका एग्जाम 30 के नाम से है, वो तुरंत प्राइस घट के आप हो जाएगा 1000 अराउंड 60 रुपीज़ हो जाएगा, जो आपका 30% ऑफ हो जाएगा साथियों। तो ये काफ़ी प्राइस कम है साथियों। यहाँ पे आपके टैक्स इंक्लूडेड हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। 1060 में आप जाकर इनरोल कर लीजिएगा साथियों, और आप अपने एग्जाम को भी बेहतर बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साथियों आपको मिलेंगे क्या क्या मिलेंगे? आपको ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करने का फायदा मिल जाएगा, आपको PDF पढ़ने का मौका मिल जाएगा। आप जानते हैं साथियों आपने पूरा भी क्लास नोट्स पूरी क्लास में PT दे देते हैं आपको पढ़ने के लिए। और साथ में आप यदि आप चाहते हो कि आपकी छोटी स्क्रीन, तो आप वेबसाइट पर जाकर के, जो हमारी UniqueSeries.in वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के लैपटॉप या फिर अपने PC में भी आप एक्सेस कर सकते हो। उससे मोबाइल नंबर से लॉगिन करके पूरे कोर्स को बड़े स्क्रीन में भी देख सकते हो, अपने एग्जाम को बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हो। तो अभी जाइएगा यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों। अच्छा हाँ, कभी वो स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, तब क्या कोई ऑफर है क्या? तो साथियों मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, हाँ बिल्कुल ऑफर है। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पे जाइएगा, आपको यहाँ पे 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट पर 150 रुपीज़ ऑफ है। जाइएगा, इनरोल करिएगा। आपको कूपन कोड इनरोल करना है साथियों, वो आपको
कूपन कोड डालना है आपको एग्जाम 150। जी हाँ 150, जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे उस सब्जेक्ट का 150 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। जो भी करंट प्राइस आपका 499 होगा वो घट करके आपको हो जाएगा 359 हो जाएगा। उसके बाद आप जाके इनरोल कर लीजिएगा साथियों। और अच्छी बात ये है साथियों कि आप इस कूपन कोड को आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि 3 बार आप जाकर के इसका फ़ायदा उठा सकते हो। मतलब ये टोटल बोले तो आपको यहाँ पे 450 रुपीज़ का ऑफ हो सकता है। यदि आप चाहते हो कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मुझे सभी पैक लेना है, कॉम्बो पैक लेना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो बंडल ऑफर का, जहाँ पे आपको 30% ऑफ मिलेगा। और तो इतना बेहतरीन लेक्चर पढ़ाया गया है। जैसे आपका इंजीनियरिंग में अगर बात करें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अंडरस्टैंड द मटेरियल की बात करें, सभी सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है साथियों। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। यदि आपको विश्वास ना हो साथियों तो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं वो जानते हैं साथियों कि यहाँ से पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन वो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर आपके सीनियर अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितना बढ़िया से एग्जाम दे के आते हैं। तो आप उनसे भी राय ले लीजिएगा। बाकी आप अभी जाइए तुरंत सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जा करके अपने कोर्सेज को इनरोल कर लीजिए जितना जल्द हो पाए। ठीक है, तो अब बस आज इतना ही था साथियों। अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं आगे। इसके बाद सीमेंट मोटार, मैंने बताया कि सीमेंट प्लस सैंड प्लस H2O मिला दो, बन गया सीमेंट मोटार। ठीक है, देखो इन दिस मोटार सीमेंट इज यूज्ड एज बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क प्रपोर्शन ऑफ सीमेंट्स एंड वेरीज फ्रॉम 1:2 से 1:6 तक ये वेरी करता है। ठीक है, अलग अलग पर्पज़ के लिए, इंटीरियर के लिए 1:4, आउटर के लिए 1:6। ठीक है, द पेस्ट इज प्रिफर्ड बाय मिक्सिंग सीमेंट एंड सैंड इज सुटेबल प्रपोर्शन इन एडिशन टू वाटर। द जनरल प्रपोर्शन इज 1 पार्ट ऑफ सीमेंट। ये तो सिंपल है यार, अगर 1:6 है तो ये क्या होता है, सीमेंट होता है, 6 पार्ट क्या होता है, सैंड होता है, यही चीज़ है। ठीक है, दिस मोटार मस्ट बी यूज विद इन हाफ एन आवर। ये तो मैंने बताया था, आपको पढ़ाया था भी था, IST FST। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। बेसिकली हम लोग OPC और OPC यूज़ करते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स होती है, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होती है, 10 आवर होती है, FST। ठीक है, दिस टाइप is used for all engineering works where high strength is desired such as load bearing wall। देखो लोड बेयरिंग वॉल क्या बोलते हैं, लोड बेयरिंग वॉल इसको बोलते हैं। देखो इसको मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, ये यहीं पे समझाता हूँ। लोड बेयरिंग वॉल किसको बोलते हैं, जैसे मान लो ये हमारा छत है। ठीक है, अब इस पे क्या होगा, यहाँ पे ये इस तरीके से, यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं कि वॉल होगा। ठीक है, अब इस छत का लोड क्या होगा, इस जो ब्रिक वर्क है, जो हमारी वॉल है, उसके ऊपर अगर डायरेक्ट आती है, मतलब छत का लोड सीधे क्या है, हमारी वॉल पे है, तो उस वॉल को बोला जाता है लोड बेयरिंग वॉल। डीप फाउंडेशन एंड फ्लोरिंग etc। ठीक है, इसके बाद आता है गेज्ड मोटार या फिर कंपोजिट मोटार। देखो गेज मोटार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या, जैसे मान लो सीमेंट मोटार है, उसमें हम लोग लाइम को मिला दिए। ठीक है, द प्रोसेस बाय एडिंग सीमेंट टू लाइम मोटार। लाइम मोटार में हम लोग क्या कर रहे हैं, सीमेंट को मिला रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्वालिटी की बढ़ाने के लिए लाइम की। ठीक है, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइम मोटार इज नोन एज गेजिंग। इसी को गेजिंग बोला जाता है। It makes lime mortar economical, strong and dense. The usual proportion of cement to lime by volume is 1:6 to 1:8. Gypsum mortar. These mortar are prepared from gypsum bending material such as building gypsum and anhydride bending material। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने आज के लेक्चर्स में पूरा कवर कर लिया जितने भी टॉपिक्स थे। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लम्बिंग सर्विसेज के बारे में बात किया। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे सैनिटरी लाइंस एंड फिटिंग्स के बारे में यहाँ पे बात किया, कौन कौन से बैंड यूज़ होते हैं, मैंने यहाँ पे पूरा आपको इमेज दिखाया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने वेंटिलेशंस के बारे में बात किया। टाइप्स ऑफ वेंटिलेशंस में भी हम लोगों ने नेचुरल और मैकेनिकल वेंटिलेशंस के बारे में बात किया। ठीक है, इसके बाद एयर कंडीशनिंग के बारे में बात किया। फिर हम लोगों ने थर्मल कम्फर्ट के बारे में बात किया। ठीक है, एंड जियोथर्मल हीटिंग एंड कूलिंग के बारे में बात किया। एकॉस्टिक एब्जॉर्प्शन के बारे में बात किया। ठीक है, टाइप्स ऑफ फायर रेजिस्टेंस, मोटार के बारे में बात किया।
प्रॉपर्टी, अच्छे मोटार की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए इसके बारे में डिस्कस किया। देन हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मोटार के बारे में यूज़ किया, और यहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल्स के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने बात किया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आज के इस लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं से हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग प्लास्टरिंग के बेसिकली प्लास्टर के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, पॉइंटिंग के बारे में जानेंगे, और भी टॉपिक्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।